पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन शौकत बेकारी। जवाब इस दुनिया में नहीं, मगर एक फकीर इतना अमीर हो सकता है, ये कहानी क्या थी? वो एक पढ़ा लिखा नौजवान था। MNAs MPs उनके पास पहुंचे, नौकरी लगवा दे, मैं पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी नहीं मिली। ये बेसिकली उसकी एक बगावत थी, वो जो भीख मांगता था। शौकत फकीर, जो कि पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन फकीर भी कहा जाता है, मरहूम अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। क्या कहानी थी? सबसे पहले तो बताएं कि रोड एक्सीडेंट कैसे हुआ। अब बेसिकली शौकत बेकारी के नाम से ये शख्स मशहूर हुआ था, और इसके पस मंज़र एक लंबी स्टोरी है कि ये मशहूर कैसे हुआ और उसका नाम शौकत बेकारी बनकर ये कैसे उभर कर सामने आया। अच्छा, पहले आपको बताते चलूँ, ये अपने आबाई गांव से जो है ये शहर की तरफ आ रहा था, अलीपुर की तरफ। वहाँ पे रास्ते में इसका एक्सीडेंट हुआ और एक रोड एक्सीडेंट में ये जाबाज हो गया। एक छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन बेसिकली असल स्टोरी ये है कि जब इसका राइज हुआ, जब ये मशहूर हुआ, दुनिया के सामने आया, क्योंकि अमूमन आप देखते हैं कि ये ऐसे लोगों के बैंक अकाउंट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं होते। अच्छा, इसको एक टीम गिरफ्तार करके ले गई। ये जो भिखारी या इस तरह के लोगों को वो ले जाते हैं, इस पे आपको पता है पाबंदी है, ये गदागरी पे ऑपरेशन हुआ, उसमें इसको ले गए। अब होता ये है कि जब इसको लेके जाते हैं, इसके जेब से एक स्लिप मिलती है जिसके ऊपर कम से कम आई थिंक 4.5 मिलियन की एक अमाउंट थी। और ये जो अमाउंट थी ये परेशान को कर देने वाली थी। जिन्होंने ऑपरेशन वगैरह किया, पहले उन्होंने तहकीकात की ये किसकी स्लिप है, ये कौन शख्स है। तब बैकग्राउंड इसका पता चला ये एक प्रोफेशनल भिखारी है, और ये भीख मांग मांग कर उसने लाखों रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा किए। अच्छा, इसके बाद जो है मीडिया पर्सन्स भी जाना शुरू हो गए, डिफरेंट लोगों ने उसके इंटरव्यूज भी करना शुरू कर दिए। आपको बताऊं कि जब मैंने इसका इंटरव्यू किया तो उस टाइम जानकर बड़ी हैरानगी हुई कि उस शख्स ने एक रुपए इकट्ठा करके तकरीबन 45.5 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा किए हुए थे। उसके बच्चे बेहतरीन स्कूल्स में पढ़ रहे थे। उसने अपने घर वालों को एक बेहतरीन जो है निज़ाम चला के दिया हुआ था, और लेकिन वो रोड पर भीख मांगता था। अच्छा, इसमें जो सबसे हैरानकुन बात थी वो ये थी कि उसका एम जो था, एक भिखारी है, वो आता है, भीख मांगता है, वो शाम को हम सोचते हैं पैसे उड़ा देता होगा, लेकिन उसने सेविंग की। लेकिन जब हमने हकायक जाने तो उसमें उसने बताया कि बेसिकली वो एक पढ़ा लिखा नौजवान था। अच्छा, अब तालीम के लिए सबसे पहले जिसके पास, ये देखें हमारे जो नवाही इलाके हैं ना, यहाँ पे ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान नहीं होते, लेकिन जिनके पास थोड़ी सी तालीम होती है उनकी कोशिश होती है कि जॉब मिले। शौकत बेकारी भी अपने जो इलाके के MNAs MPs और जो भी वहाँ के जो करते धरते थे उनके पास पहुंचे। अपनी उसने सीवियां भी दी कि जनाबे आला मुझे नौकरी लगवा दे, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। नौकरी नहीं मिली। उसके बाद शौकत बेकारी ने तहैया किया कि वो बगावत करेगा इस सिस्टम के खिलाफ। ये बेसिकली उसकी एक बगावत थी, वो जो भीख मांगता था। वो प्रोफेशनल भिखारी नहीं था, मैं कई दफा कह चुका हूँ, लेकिन उसने इस निजाम के खिलाफ बगावत की और तमाम लोगों को बताया कि जो उसको कहते थे कि नौकरियां नहीं है और तुम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा भाई पैसा मैं अब भी कमा रहा हूँ, लेकिन उसने तरजीह दी कि अब मैं इनके दरों पर नहीं जाऊंगा, मैं अल्लाह के नाम पे मांग लूंगा, मैं खुद ही अमीर होकर दिखाऊं, मैं अल्लाह के नाम पे मांग लूंगा, लेकिन इन लोगों के दर पे नहीं जाऊंगा। उसने बताया कि ऐसे लाखों नौजवान हैं जो अपनी डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं, नौकरियां नहीं है, मुलाजमत नहीं है, और वो उन लोगों के लिए मिसाल भी बना। लेकिन वो एक बात कहता था कि ये भीख मांगना अच्छा काम नहीं है, इसमें आपको आपकी जितनी भी आपकी इज्जत है उसको खत्म हो जाती है। अच्छा, शौकत बेकारी ने 3 शहर घूमे। वो मुल्तान में काफी अरसा रहा, फिर वो अलीपुर जतोई में फिरता रहा, अपने नवाही इलाके शाहजमाल में वो भीख मांगता रहा। लेकिन उसका मुद्दा, वो जहां भी जाता था, जिस मीडिया से भी वो बात करता था, एक 2 वजह थी उसकी शोहरत की। एक तो वो इंग्लिश में बोल के भीख मांगता था, और इंग्लिश के साथ उसका तर्जमा भी करके बताता था। पहले इंग्लिश में बोलता था, फिर साथ उसका तर्जमा भी करके बताता था, और तीसरा उसके पैसे थे जो उसको मुनफरिद करते थे। कहा जाता है कि यही अंदाज जो लोग सुनने के लिए भी उसे पैसे भी ज्यादा दे देते थे, कुछ ये भी वजह थी कि उनकी सेविंग करने में उन्हें आसानी पैदा हुई। मैंने उस देखे समझदार आदमी था, मैंने उससे पूछा कि वो उसका होता था कि 1 रुपया दे दो, अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दो। तो मेरा सबसे पहला उस वक्त उससे सवाल मैंने उससे किया, तो उसने बताया कि 1 रुपया आज के दौर में किसी की जेब में नहीं होता, सिक्के आना बंद हो चुके हैं। जब मैं 1 रुपया मांगता हूँ तो मिनिमम कम से कम 10 रुपए होते हैं उसकी जेब में। मैंने कहा अगर भाई उसकी जेब में 10 रुपए भी ना हो, फिर वो कहता था कि मैं अगर उसके पास 5000 तक का भी नोट होता था तो मैं कहता था कि मैं आपको चेंज दे सकता हूँ। उसके बाद बाकायदा चेंज होता था और वो लोगों को चेंज भी देता था। कितने बच्चे थे, किस हाल में? आप देखिए 3 बच्चे थे,
आपको पता है कि बाप का साया जब तक सर पर होता है बच्चों की बादशाही होती है। शौकत भिखारी अब इस दुनिया में नहीं रहा। बच्चों की खैर वो अच्छी परवरिश कर रहा था, अब बच्चे यतीम है। अब आपको पता है कि बाकी जो उसकी दौलत है, उसके जो पैसे हैं, कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं वो पूरी होंगी तो उम्मीद करते हैं कि उसके बच्चों को जो है अब मिल जाएगी। अब उसके बच्चों को कम से कम जो मौजूदा हुकूमत है उनकी सरपरस्ती करे, उनको पाले, उनको कम से कम अच्छी तालीम दे ताकि वो एक अच्छा रोजगार कर सके, ना कि अपने वालिद के नक्शे कदम पर चले। एक और चीज हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि शौकत भिखारी असल रिहायशी कहाँ का था? ये बेसिकली शाहजमाल का मुल्तान का एक नवाही इलाका है शाहजमाल, ये वहाँ का रिहायशी था। एक मजे की बात बताता हूँ, 2018 पाकिस्तान का कानून देखें कि उस बंदे को पकड़ा कि जिसने 1-1 रुपए करके लाखों रुपए अपने अकाउंट में जमा किए, उसने भीख मांग के इकट्ठे किए। हमारे इदारों ने 2018 के अंदर FBI और नैब ने शौकत भिखारी को भी नोटिस भेज दिया कि जनाब इतने पाकिस्तान का पहला सबसे अमीर भिखारी को नोटिस लगा और उस वक्त ये टॉप ट्रेंड पे भी था। टॉप ट्रेंड था। अब एक बात बताएं कि अब उसको सोर्स ऑफ इनकम उसका पूछ रहे हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। पूरी दुनिया को पता है कि वो भीख मांग के उसने इकट्ठे किए हुए थे। उसने कौन सा कहीं चोरियां की, टाके डाले, करप्शन की। हर उस आदमी को पाकिस्तान का कानून तंग करता है कि जो किसी को तंग नहीं करता, वो अपने मतलब से मतलब रखता है। उसने अगर भीख मांगना शुरू की तो ये हमारे सिस्टम की नाहिली थी।